हेलो बच्चों, नमस्कार, जय हिंद। कैसे हैं सभी लोग? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे, बेहतर होंगे। और प्रैक्टिस सेट नंबर 3 हम लोग शुरू करने वाले हैं। गाड़ी हमारी पटरी पर चढ़ चुकी है और चल भी चुकी है। तो यात्रीगण, अपनी पेटी बांध लो और अब हम रफ्तार पकड़ने वाले हैं, यानी कि 3 प्रैक्टिस सेट आज हमारे हो जाएंगे। और इसी तरीके से हमारा जो कारवां है वो 40 प्रैक्टिस सेट तक चलेगा। और ये जो 40 प्रैक्टिस सेट होंगे बच्चे, आपके एग्जाम में आपके जो स्कोर है उसमें 100% आपकी हेल्प करने वाले हैं। तो एक सीरियस स्टूडेंट की तरह आपको ये प्रैक्टिस सेट करने हैं। तो सभी लोग कॉपी पेन लेकर बैठ जाइए और जो भी आपका स्कोर इन 20 सवालों में होगा आप मुझे बताएंगे, ठीक है? ग्राफ के क्वेश्चंस की बड़ी डिमांड है। मैं धीरे धीरे ग्राफ भी ऐड करना शुरू करूंगा। बच्चे, आप ये मत सोचा करो कि सर भूल गए हैं ग्राफ ऐड करना या जानबूझ के नहीं रख रहे हैं सर ग्राफ। ऐसा कुछ भी नहीं है। अभी शुरू के 2-3 प्रैक्टिस सेट में मैंने बोला ना, आपका इंजन गर्म कर रहा हूं मैं। अभी गाड़ी पटरी पर चढ़ी है। तो मुझे पता है कि यूपी पुलिस कांस्टेबल के सिलेबस में आते हैं ग्राफ, 4-5 क्वेश्चन आते हैं। आप ये कैसे सोच सकते हो कि मैं भूल जाऊंगा कि ग्राफ आते हैं कि नहीं? और अगर मैं नहीं भूला हूं तो इसका मतलब है मैं कराऊंगा। तो आप उसकी टेंशन तो बिल्कुल लीजिए ही मत कि सर ये रखो वो रखो, ये भी आता है वो भी आता है। मुझे सब पता है क्या आता है। ये 40 प्रैक्टिस सेट जिस दिन हो जाएंगे, उस दिन अगर आपको लगे कि यार सर आपने इन 40 में ये नहीं कराया, तो फिर बनता भी है, कुछ बचेगा ही नहीं। तो धीरे धीरे मैं एक एक दो दो तीन तीन चार चार पांच पांच क्वेश्चन करके ग्राफ के भी ऐड करने वाला हूँ। तो बात अगर करें शुरू अपने प्रैक्टिस सेट से, तो हमारा होमवर्क क्वेश्चन ये था, 4800 रुपये का 16 सही 2/3% का 0.25% का मान क्या होगा? बताइए जल्दी से। देखो, 16 सही 2/3% का फ्रैक्शन क्या होता है? 1/6। सब जानते हैं कि नहीं इस बात को? 0.25% का फ्रैक्शन होता है 0.25, और परसेंट हटा बटे 100। यहां से पॉइंट हटेगा, 2 जीरो और आ जाएंगी। 25 एकम 25, 25 चौके 100, यानी कि 0.25% का होता है 1/400। अब सवाल कहता है 4800 का 1/6 का 1/400। 2 जीरो से 2 जीरो गया, 6 चौक 24, 24 दूनी 48, और 2 एकम 2। क्या जवाब आएगा? आपका जवाब आएगा 2 रुपए। ऑप्शन नंबर ए। सभी का यही था क्या? ये होमवर्क था कल का जो आप लोगों ने कमेंट बॉक्स में मुझे जवाब दिया। चलिए, आज के 20 सवाल और टारगेट आपके सामने ये रहा। बिल्कुल लेवल को मैंने मेंटेन कर रखा है, और आपके एग्जाम में जो लेवल आएगा उससे एक लेवल मैं ऊपर ही लेकर चलूंगा। तो वो लेवल भी आपका तैयार हो जाएगा जो हम सोच रहे हैं कि बन सकता है। बताइए भाई। यदि देखो, अब एक्स्ट्रा कमेंट करना बंद करो यार। मैं रिक्वेस्ट करता हूं आपसे, मेरी क्लास, आप किसी और टीचर की क्लास में कहीं और आप कितने भी भर भर के कमेंट कर सकते हो। मेरी क्लास में स्पेशली आप क्लास से अलग तो कुछ कमेंट करो ही मत। ये चाहिए वो चाहिए, इसके लिए कर सकते हैं उसके लिए कर सकते हैं, इसमें क्या होगा उसमें क्या होगा ना। मेरी क्लास में केवल क्वेश्चन और उसके आंसर से बातचीत होनी चाहिए। क्योंकि आप अगर मुझसे पढ़े हैं, मेरे स्टूडेंट हैं, तो आप ये जानते हैं कि मैं एक्स्ट्रा कमेंट का जवाब नहीं देता हूं। शुरू से ही मेरी आदत है, और जब चाहे आप इसे नेगेटिव लो चाहे पॉजिटिव लो, मैं नहीं देता हूं। और जब मैं एक्स्ट्रा कमेंट के जवाब नहीं देता हूं तो फिर उसे करने से कोई फायदा है नहीं। आप कितना ही कॉपी पेस्ट कर लो, मैं नहीं कर पाऊंगा उसका जवाब। तो फिर मैं केवल क्वेश्चन पे फोकस रखता हूं। इसका जवाब आपका आना चाहिए, मेरे लिए एनफ है। यदि रवि की आय 30% सुरेश की आय के 40% के बराबर है, तो रवि की आय का 50% सुरेश की आय के कितने परसेंट के बराबर होगा? भैया, सवाल ने क्या बोला है कि रवि की आय का 30%। तो मैं ये कह सकता हूं रवि की आय को आर मान लो, और उसका कितना? 30%। क्या बोला उसने? सुरेश की आय के 40% के बराबर है। तो ये किसके बराबर है? सुरेश की आय के 40। सुरेश की आय को मैंने एस मान लिया। अब सवाल ने बोला, ये मैंने कल ही एक क्वेश्चन ऐसा कराया था, याद करो, कि इसका उतना परसेंट बराबर उसके उतने परसेंट के। कह रहे रवि की आय का 50% सुरेश के कितने परसेंट के बराबर होगा? तो यहां से रवि बराबर निकालो। रवि बराबर कितना होगा?
सुरेश गुणा 40% बटे 30%। तो ये परसेंट जीरो से परसेंट जीरो गया, 4/3 आ गया। अब आपको रवि बराबर एस गुणा 4/3 मिल गया। आपसे कह रहा है रवि का 50% कितना होगा, तो दोनों तरफ 50% से गुणा कर दो। भाई यहां भी 50% से गुणा कर दो, तो एस गुणा 4/3 गुणा 50%। दोनों तरफ 50% से गुणा क्यों की? क्योंकि मुझे रवि की आय का 50% निकालना था। यहां इसीलिए मैंने रवि को इंडिपेंडेंट यानी कि स्वतंत्र किया कि रवि बराबर इतना, तो दोनों तरफ 50% से गुणा किया, तो रवि का 50% हमें मिल जाएगा। तो ये आएगा एस गुणा 50 चौके 200/3%। और 200/3% का मतलब होता है 66 सही 2/3%। यानी कि सुरेश की आय का 66 सही 2/3% होगा आपका जवाब। क्या होगा? 66 सही 2/3। और ये आजकल क्वेश्चन ट्रेंडिंग में है, तो स्टार लगा लेना इस सवाल पे। ए बी 2-3 है, बी सी 4-5 है, सी डी 6-7 है, तो ए बी सी डी का रेशियो क्या होगा? आपको एवरेज स्टूडेंट की तरह ए बी सी डी का रेशियो नहीं निकालना है, क्योंकि आप हो सारे के सारे धुरंधर, आप हो सारे के सारे टॉप मोस्ट स्टूडेंट। तो आप यहां पर थोड़ा सा स्मार्ट अप्रोच यूज करोगे। हमें ए बी बी सी सी डी दिया हुआ है और ए बी सी डी पूछा है। बच्चा क्लास में मैं हमेशा आपको बताता हूं कि जब भी रेशियो देकर रेशियो पूछेगा ना, तो आपको वो लंबे लंबे मेथड लगाने की जरूरत नहीं है। आपको पता है कि ए बी का रेशियो अगर 2-3 है, तो मेरे ऑप्शन में ए बी का रेशियो 2-3 दिखना चाहिए। जिस भी ऑप्शन में ए बी का रेशियो 2-3 नहीं होगा, वो ऑप्शन हटा दो। चलिए नीचे से स्टार्ट करते हैं। क्या 16-29 का रेशियो कभी 2-3 बनेगा? नहीं बनेगा, ये भी नहीं बनेगा। क्या 24 और 30 का रेशियो? भाई ये आएगा 6 चौक 24, 6 पंजू 30। ये तो 4-5 का रेशियो बन रहा है, हमें तो 2-3 का चाहिए। 3 ऑप्शन आपने पूरे कॉन्फिडेंस के साथ हटा दिए। किसी भी सवाल में 3 ऑप्शन गलत ऑप्शन अगर आप पूरे कॉन्फिडेंस के साथ ढूंढ लेते हो, चौथा मत चेक करो, अपने आप सही हो जाएगा। मान लो अगर किन्हीं 2 ऑप्शन में 2-3 का रेशियो मिल जाए, जैसे 8 दूनी 16, 8 तिया 24, इसमें है किसी एक में और मिल जाए, फिर केवल उन्हीं 2 ऑप्शन में मैं बीसी का रेशियो चेक करूंगा, एक ऑप्शन हट जाएगा। मान लो ना हटा, तो भैया सी डी पे तो 100% हटेगा ही हटेगा, उसे हटना पड़ेगा 2 में से एक को। तो क्योंकि सी डी पर भी नहीं हटा तो दोनों रेशियो सेम हो गए ना, फिर वो तो मजबूरी बन जाएगी फिर। चलिए बिना सॉल्व किए देखो आंसर आ गया। आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन बच्चा आपका यूपीएसआई अभी जो 15 तारीख को एग्जाम हुआ है, 15 मार्च को, उसमें आया हुआ सवाल है। तो धीरे धीरे इन्हीं प्रैक्टिस सेट में हम यूपीएसआई के भी सारे क्वेश्चंस कर लेंगे, आपको अलग से ढूंढ के करने की जरूरत नहीं है। एक व्यापारी 2500 का माल खरीदता है, माल पर क्रय मूल्य से 40% अधिक अंकित करता है और फिर अंकित मूल्य पर 10% का डिस्काउंट भी देता है, तो उसका प्रॉफिट परसेंट कितना होगा? देखो जब भी हमें आंसर परसेंटेज में पूछा हो, सुनो, हमें जो डेटा दिया हुआ है कि उसने क्रय मूल्य से 40% अधिक अंकित किया और 10% का डिस्काउंट भी दिया, तो भैया बताओ लाभ परसेंट। डेटा भी परसेंटेज में दिया हुआ है और आंसर भी परसेंटेज में पूछ रहा है। भाई साहब ये वाइट टी शर्ट, हाँ सामने देख लो यार, सुबह सुबह क्लास खोल के भी बैठे हो और फिर भी ऐसे सुस्त से बैठे हो, ऐसे कैसे मजा आएगा? मैंने आपसे क्या बोला कि डेटा भी परसेंटेज में दिया हुआ है और आंसर भी परसेंटेज में पूछ रहा है, तो जो ये 2500 ओरिजिनल डेटा है ना, इसकी जरूरत हमें नहीं पड़ेगी, इसकी जरूरत हमें बिल्कुल नहीं पड़ेगी। तो फिर क्या करें सर? मान लो उसका कॉस्ट प्राइस 100 है, तो उसने बोला 40% ज्यादा अंकित कर दिया, तो उसका मार्क प्राइस कितना हो जाएगा सर? 40% ज्यादा यानी कि 140। अब सवाल कहता है कि उसने अंकित मूल्य पर 10% डिस्काउंट दिया। अगर अंकित मूल्य पर 10% का डिस्काउंट दिया जाता है, तो बच्चे उसे बेचा कितने में जाएगा सर? 90% में बेचा जाएगा। भाई 10% का डिस्काउंट का मतलब क्या होता है? 90% में बेचा गया। यस, तो कितने में बेचा गया? 14 निम्मा 126। अब सवाल कहता है
कि उसका लाभ परसेंट हो या हानि परसेंट हो, हमेशा कॉस्ट प्राइस यानी कि क्रय मूल्य पर देखा जाता है। तो क्रय मूल्य अगर 100 रुपए है, बेचा गया 126 में, तो कितने का प्रॉफिट हुआ? 26 रुपए का। सीधा सीधा 26 रुपए का प्रॉफिट, और परसेंटेज में भी 26% का ही प्रॉफिट होगा, क्योंकि कोई भी चीज 100 रुपए से जितना ज्यादा में बेची जाएगी परसेंट में भी उतना ही प्रॉफिट, 100 रुपए से जितना कम में बेची जाएगी परसेंट में ही उतना लॉस। तो ये 100 रुपए से 26 रुपए ज्यादा में बेची गई है, तो परसेंट में भी 26 का ही प्रॉफिट हो जाएगा। ऑप्शन बी। आगे बढ़े, नेक्स्ट। ये भी यूपीएसआई का क्वेश्चन है, पूछा हुआ। देखेंगे बच्चे, इसे बहुत सिंपल क्वेश्चन है। बहुत सारे बच्चे 4 5 6 बच्चों से तो मेरी बात हुई, इस क्वेश्चन में बहुत टाइम देकर आए थे, वो बहुत कैलकुलेशन करके आए। वो बताऊंगा क्यों करके आए और क्या नहीं करना था आपको। एक बार सवाल को पढ़ेंगे बस। सवाल अगले पेज पे, ग्राफ है ये तो। एक कॉस्मेटिक कंपनी 5 अलग अलग उत्पाद बनाती है। 2022 और 2023 के दौरान इन 5 उत्पादों में बिक्री लाख पैक के नीचे दी गई तालिका में दर्शाई गई है। यानी कि 2022 में प्रोडक्शन, 2023 में प्रोडक्शन। भाई लिपस्टिक 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 2022 में 20.15 और 2023 में इतना प्रोडक्शन। कंडीशनर का इतने से इतना प्रोडक्शन। टेल्कम पाउडर, शैम्पू और नेल इनेमल, जो भी होता होगा ये, ठीक है। तो अब सवाल ने क्या बोला आपसे? सवाल कहता है कि 2023 में किस उत्पाद की बिक्री में 2022 की तुलना में सबसे ज्यादा वृद्धि हुई? सबसे ज्यादा वृद्धि हुई, ये आपसे उसने पूछा है। जो 2023 में प्रोडक्शन हुआ है ना, तो 2022 की तुलना में पूछ रहा है। 2022 की तुलना में ये आपसे पूछा गया है। तो आपको बच्चे यहां ऐसे क्वेश्चंस में ना डिफरेंस नहीं देखना होता है कि दोनों का डिफरेंस देख लो, जिसका डिफरेंस ज्यादा है वही आपका जवाब है। नहीं, जब भी बात तुलना की होगी ना, जब भी बात कंपैरिजन की होगी, तो बच्चे हमें परसेंटेज वृद्धि देखना होता है। क्या देखना होता है? परसेंटेज की। जिसकी तुलना की बात हो रही है उसके कंपैरिजन में कितनी वृद्धि हुई है। तो हमेशा आप ऐसा नहीं करोगे कि डिफरेंस जिसका ज्यादा है वही आंसर है। आपको क्या करना है? आपको परसेंटेज वृद्धि देखनी होती है। तो परसेंटेज वृद्धि, बहुत सारे बच्चों ने क्या किया? डिफरेंस निकालकर बटे ये गुणा 100, डिफरेंस निकालकर बटे ये गुणा 100, ये बटे ये गुणा 100, इस तरीके से उन्होंने किया। लेकिन आपको ऐसा करना ही नहीं था। आपको तो बस ये देखना था कि कितना गुना बढ़ा है। देखो ये 20 है और ये कितना है? 48। तो ये लगभग लगभग अगर मैं कहूंगा 2.5 गुना बढ़ा। भाई 20 दूनी 40 और 10 50। मैं एग्जैक्ट नहीं कह रहा हूं, मैं अप्रोक्सीमेट 2.5 गुना कह रहा हूं। अप्रोक्सीमेट 2.5 गुना। ये कितना बढ़ा है? लगभग मान लो ये 5.93 है, अप्रोक्सीमेट ये 6 है, और ये मान लो 38 है। तो भाई ये तो 6 गुना से भी ज्यादा बढ़ गया, 6 गुना से भी ज्यादा। और इसको देखोगे 14 दूनी 28, ये लगभग 2 गुना है। 7 एकम 7, लगभग 1.5 गुना है। 5 दूनी 10, लगभग 2 गुना है। आप देखो सबसे ज्यादा वृद्धि किस केस में हुई है? कंडीशनर में जो वृद्धि है वो 6 से लगभग 36 से भी ज्यादा हुई है। तो लगभग 6 गुने से भी ज्यादा वृद्धि हुई है। तो आपको यहां परसेंटेज निकालने की जरूरत नहीं थी, बस ये देखना था कौन सा प्रोडक्शन कितने गुना बढ़ा। तो आप कहेंगे सर कंडीशनर के केस में सबसे ज्यादा वृद्धि हुई है। ठीक है भाई, चलो। 360 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी बिजली के खंभे को 30 सेकंड में पार करती है, और विपरीत दिशा से यात्रा कर रही समान लंबाई यानी कि 360 मीटर की ही दूसरी रेल को 15 सेकंड में पार करती है। तो दूसरी रेलगाड़ी की स्पीड बताइए क्या होगी मीटर पर सेकंड में। कोई भी रेलगाड़ी अगर किसी खंभे को पार करती है तो क्या वो अपनी खुद की लंबाई को पार करती है? कोई भी रेलगाड़ी किसी खंभे को पार कर रही है तो क्या मेरे भाई वो खुद की लंबाई को पार कर रही है कि नहीं? तो अगर 360 मीटर लंबी रेल ने 30 सेकंड में खंभे को पार किया
तो क्या अपनी खुद की लंबाई को पार किया। तो क्या यहां से मैं उस रेलगाड़ी की स्पीड बता सकता हूं। दूरी है 360 और समय है 30, तो ये आ जाएगा 12 मीटर पर सेकंड। 12 मीटर पर सेकंड। अब कह रहा है कि विपरीत दिशा से दूसरी रेलगाड़ी आ रही है, इधर से भी ये गई, इधर से भी ये गई, और समान लंबाई की है, यानी कि वो भी 360 मीटर लंबी रेलगाड़ी है और ये भी 360। इसकी रफ्तार हमने 12 निकाल दी, इसकी रफ्तार पूछी है और ये इसे 15 सेकंड में पार कर रही है। DST का रूल लगा दो, डिस्टेंस इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम। दूरी बराबर क्या, चाल गुणा समय। दूरी बराबर चाल गुणा समय आप कहेंगे तो भैया दूरी दोनों की जुड़ेगी, 360 और 360 720। और अपोजिट डायरेक्शन में इसकी स्पीड को मान लो s। अपोजिट डायरेक्शन में सापेक्ष गति क्या होती है बच्चा, जुड़ती है। और समय कितना लगा है, 15 सेकेंड। तो 15 चौकू 60, 15 अट्ठू 120, 12 माइनस हो जाएगा, तो दूसरे वाली रेलगाड़ी की स्पीड कितनी आ जाएगी मेरे भाई, 36 मीटर पर सेकेंड। कितनी आएगी, 36 मीटर पर सेकेंड, यानी कि ऑप्शन नंबर बी मेरा सही है। चलें आगे, नेक्स्ट। सुरभि अगर किसी काम को 24 दिन में पूरा कर सकती है, परंतु उसने 3/8 हिस्सा काम का किया और फिर काम छोड़ दिया। बचे हुए काम को अमिता ने 10 दिन में पूरा किया, तो दोनों के एक साथ काम करने पर उस काम का 125% हिस्सा कितने समय में पूरा होगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, नोट करना इसे, अच्छा सवाल है। क्यों भैया, हाँ जी, आपसे कह रहा हूं भाई साहब, कर सकते हो इसे। हाँ हाँ, तुमसे कर सकते हो इस सवाल को, करो तो फिर। सुरभि 24 दिन में कर सकती है, उसने केवल 3/8 हिस्सा पूरा किया। तो आप मुझे बताइए, 3/8 हिस्सा पूरा करने के लिए सुरभि को कितना समय लगा होगा, कुल समय से गुणा कर दो। तो 8 तिया 24, 3 तिया 9 दिन, यानी कि सुरभि ने केवल 9 दिन काम किया। भाई उसने 3/8 हिस्सा पूरा किया है ना, तो टोटल समय का 3/8 निकाला, 9 दिन, यानी कि सुरभि ने केवल 9 दिन काम किया। अब आप मुझे बताइए, फिर अगर सुरभि ने वो काम छोड़ दिया तो सुरभि का कितने दिन का काम बच गया था। बिलो टी सेट आप, अगर सुरभि ने केवल 9 दिन काम किया तो सुरभि का कितने दिन का काम बच गया था। आप कहेंगे 24 दिन में कर सकती है, 9 दिन काम किया, सर 24 में से 9 हटा दो, 15 दिन का काम बच गया उसका। और सुरभि ने अगर वो काम छोड़ा, यानी कि सुरभि का 15 दिन का काम बचा, वो काम, बचा हुआ काम अमिता ने 10 दिन में किया। यानी कि हम कहेंगे जिस काम को सुरभि 24 - 9 यानी कि 15 दिन में कर सकती थी, अमिता ने वही काम 10 दिन में पूरा किया। तो सुरभि जिस काम को 15 दिन में कर सकती थी, अमिता ने वही काम 10 दिन में किया। 5 दूनी 10, 5 तिया 15। तो यहां से सुरभि और अमिता की क्षमता का रेशियो क्या होगा, सुरभि के सामने 2, अमिता के सामने 3। एफिशिएंसी का रेशियो आ गया। अब जैसे ही एफिशिएंसी का रेशियो आता है, हम क्या निकालते हैं, टोटल वर्क। पहली लाइन में सुरभि 24 दिन में कर सकती है, तो सुरभि की क्षमता कितनी है, 2 यूनिट। 24 से गुणा करेंगे, 48, 48 टोटल काम आ गया। कह रहा है दोनों मिलकर 125% हिस्से को, तो 48 का 125% निकालना जरा। 25 चौके 100, 25 पंजे 125, 4 से जाएगा 12 बार और 12 पंजू 60। तो दोनों अगर मिलेंगी तो दोनों की क्षमता से डिवाइड कर दो, 3 और 2 5, यानी कि दोनों मिलेंगे तो 12 दिन में काम पूरा हो जाएगा। भाई टोटल काम 48 था, उसका 125% निकालो तो 60 बनता है। तो दोनों अगर मिले तो 60 काम को दोनों की क्षमता 3 और 2 5 से डिवाइड कर दो, 12 दिन में कंप्लीट कर देंगी। आगे बढ़ सकता हूं, चलो।
किसी धनराशि पर 6% वार्षिक ब्याज की दर से 2 साल का साधारण ब्याज 90 रुपए है। उसी धनराशि पर आधे समय के लिए, जो समय हमें दिया हुआ है उसका भी आधा समय के लिए, और दोगुनी वार्षिक दर, वार्षिक रूप से संयोजित कुल राशि क्या होगी, अमाउंट पूछा है। और यूपीएसआई का पूछा गया सवाल है, जल्दी से जवाब बता दो क्या होगा। बताइए। 840? नहीं यार, गलत है। यही तो गलत आया था सबका जवाब। इसका सही जवाब है भाई साहब 860। गलत करके आए थे बच्चे, सही जवाब 860 था इसका। आपने उसमें नहीं देखा क्या, आंसर की में? जो लोग 840 कह रहे हैं, आंसर की नहीं देखी फिर आपने। पर आप तो यूपीएसआई वाले बच्चे नहीं है ना? हाँ। अरे मान जाओ 860 होगा भैया। मैं करके दिखाता हूँ आपको। देखो, 6% साधारण ब्याज है ना, साधारण ब्याज हर साल बराबर लगता है। तो अगर वार्षिक ब्याज 6% है, यानी कि एक साल में 6% मिलता है, तो भाई साहब 2 साल में कितना ब्याज मिलेगा? 2 साल में अगर एक साल में 6% ब्याज मिला, तो साधारण ब्याज के हिसाब से 2 साल में कितना मिलेगा? 12%। और सवाल ने बोला है कि 2 साल में तो 90 रुपए मिलते हैं, तो 1% की वैल्यू कितनी आ गई? 90/12। यानी कि 6 दूनी 12, और 6 से जाएगा 15 बार, यानी कि 1% की वैल्यू 15/2 है। यहां पर थोड़ा सा होल्ड करो। अब सवाल कहता है कि उसी धनराशि पर आधे समय के लिए, इस बार नया समय कितना हो गया? नया समय हो गया आधा समय। 2 साल पुराना था तो समय हो गया 1 वर्ष, भाई 2 का आधा। और दोगुनी वार्षिक दर, दोगुनी वार्षिक दर यानी कि 12%। भाई 6% तो पहले थी, अब दोगुनी कर दो 12%। और चक्रवृद्धि ब्याज पूछा है, कंपाउंडेड पूछा है ना, चक्रवृद्धि पूछा है। तो जब बात एक साल की हो, तो चाहे साधारण ब्याज कहे चाहे चक्रवृद्धि ब्याज कहे, कोई फर्क नहीं पड़ता है। 2 साल से कहानी अलग होती है। मान लो मैंने कहा रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% वार्षिक है, तो एक साल का ब्याज कितना? 10%। तो चाहे मैं एक साल का साधारण ब्याज कहूं, चाहे मैं एक साल का चक्रवृद्धि ब्याज कहूं, 10% ही है। जैसे ही कहानी 2 साल पे जाएगी, तो साधारण ब्याज अलग होगा, चक्रवृद्धि अलग होगा। एक साल पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो उसने बोला समय एक साल है, पुराने वाले का आधा, 2 साल का आधा, और धन रेट ऑफ इंटरेस्ट डबल है तो 6 का डबल। और एक साल में तो कंपाउंड इंटरेस्ट चेंज ही नहीं होगा, 12% ही रहेगा। भाई एक साल में तो जो है वही रहेगा, ब्याज की दर जो है, ब्याज भी उतना ही रहेगा, चाहे सीआई कहे चाहे एसआई कहे। ये तो हो गया ब्याज। अगर मैं अमाउंट कहूंगा तो 100% में जोड़ देंगे 12 को, तो अमाउंट कितना हो जाएगा? 112%। भाई 100% क्या होता है? मूलधन, प्रिंसिपल होता है। और ब्याज 12% है, तो मिश्रधन कितना होगा? 100 + 12 यानी कि 112%। और उसी की वैल्यू आपको चाहिए। 1% 15/2, तो 112% की वैल्यू कितनी होगी मेरे भाई? 15/2 गुणा 112। तो 2 से जाएगा 56 बार, 15 × 6 = 90, 15 × 5 = 75, 75 और 9 = 84। कितना आ गया? 840 आ गया। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। बीच में जिन लोगों ने पलटी खाई, जिन लोगों ने पलटी खाई मेरे कहने से 860, क्या करूं तुम्हारा बताओ? मुझे तुक्केबाजों को भी तो ढूंढना था। तो जिन्होंने मेरे कहने से 860 पे पलटी खाई है ना, ये सारे ऐसे फिल्टर हो गए तुक्केबाज। क्या किया जाए तुम्हारा, बताओ। चलो एक और सवाल यूपीएसआई में पूछा गया, अच्छा क्वेश्चन था ये। ऐसा नहीं है सारे क्वेश्चन ही आसान थे, कुछ अच्छे सवाल भी थे जो पूछे गए हैं, तो ये अच्छे सवालों में से है। आराम से पढ़ना, थोड़ा सा दिमाग लगेगा, हो जाएगा। पर एक क्रिकेट मैच में 5 बल्लेबाज हैं, PQRST। एवरेज इनका औसत रन कितना है? 42 रन है। एस ने टी से 6 रन ज्यादा बनाए,
टी ने पी से 9 रन कम बनाए, क्यू ने एस और टी के कुल स्कोर के बराबर रन बनाए, क्यू और आर ने मिलकर 135 रन बनाए, तो टी ने कितने रन बनाए? यानी कि हमें टी के रन पता करने हैं। व्हाट इज द स्कोर ऑफ टी? अब बहुत सारी बातें इस सवाल में उसने कर दी, तो हम एक एक लाइन को पढ़ेंगे और उसको सॉल्व करेंगे, एक एक लाइन को पढ़ेंगे। अब अगर आप ये नहीं कर पा रहे हैं तो प्लीज मेरी रिक्वेस्ट है, सामने देखिए, बिल्कुल गर्मा गर्म अपडेटेड सवाल है, समझना बहुत जरूरी है। 5 लोग हैं पी क्यू आर एस टी, एवरेज 42 है, तो 5 लोगों का योग कितना हो जाएगा, सम कितना हो जाएगा? पी प्लस क्यू प्लस आर प्लस एस प्लस टी, सम कितना हो जाएगा? औसत को संख्या से गुणा कर दो। तो 5 लोग हैं तो 5 से गुणा कर दिया, तो 5 लोगों का सम हो गया 210। 5 लोगों का सम कितना हो गया? 210। अब सवाल कहता है एस ने टी से 6 रन ज्यादा बनाए, तो एस ने टी से, तो एस बराबर क्या हो जाएगा? टी प्लस 6। एस बराबर क्या हो गया? टी प्लस 6। फिर कह रहा है टी ने पी से 9 रन कम बनाए, तो टी बराबर क्या हो जाएगा? पी से 9 रन कम, तो पी माइनस 6, जैसा सवाल ने बोला। कह रहा है क्यू ने एस और टी के बराबर रन बनाए, तो क्यू ने एस और टी के बराबर रन बनाए। ओके, ये भी लिख दिया, 3 बात तो उसने कह दी। और कह रहा है क्यू और आर ने मिलकर 135 रन बनाए, तो क्यू और आर ने मिलकर 135 रन बनाए। ये सारा डेटा हमें सवाल में दिया हुआ है, और फाइनली पूछ लिया कि बताओ टी का स्कोर क्या होगा, व्हाट इज द स्कोर ऑफ टी। अब हमें टी के पास पहुंचना है, तो क्या कर सकता हूं मैं? बताइए क्या कर सकता हूं मैं अगर मुझे टी के पास पहुंचना है तो? अगर मैं ऐसा कर दूं, अगर मैं ऐसा कर दूं कि इस Q प्लस आर को यहां पे रख दूं, तो मुझे पी एस टी मिल जाएगा। मुझे क्या मिलेगा? पी एस टी बराबर कितना मिलेगा? 210। और Q और R 135 को उधर जाकर माइनस कर दो, कितना आएगा? 75। भाई 210 में से 135 गए, 75 बनता है ना, तो पीएसटी बराबर 75 मिला। चलो और सोचो, और क्या कर सकते हैं हम? हमें जाना है टी के पास, तो मैं पी को क्या लिख सकता हूं? यहां से -6 उधर आ जाएगा, तो पी बराबर आएगा टी प्लस 6। तो पी को टी के फॉर्म में लिख दो, टी प्लस 6। क्या मैं एस को भी लिख सकता हूं टी की फॉर्म में? हाँ जी सर, इसको भी क्या लिख सकते हैं? टी प्लस 6, टी प्लस टी ने पी से 9 रन, सॉरी ये 9 रन है, ये 9 है, 9 है ना, तो टी प्लस 9 हो जाएगा ये, इसे ठीक कर लेना। और एस को भी क्या लिखेंगे? टी प्लस 6, और टी को टी रहने दो, बराबर 75। हो गया सवाल। लो भाई, जो डेटा हमें दिया हुआ था ना, इतना सारा डेटा तो हमें दिया हुआ था, और मेरा सवाल 2 ही लाइन में हो गया। कितना अच्छा क्वेश्चन है, और 2 ही लाइन में मेरा क्वेश्चन हो गया। ये मत समझना सर इतना लंबा करवाया, ये तो डेटा है जो आपके क्वेश्चन में दिया हुआ है। मैंने तो सॉल्यूशन यहां से शुरू किया, 1 और 2 लाइन में खत्म हो गया। मैंने क्या किया? पी को भी टी के फॉर्म में लिख दिया, और एस को भी टी की फॉर्म में लिख दिया, टी को टी रहने दिया, मुझे टी चाहिए। तो कितना हो जाएगा? टी 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 3T, 9 और 6 15, उधर जाकर 75 में से माइनस हो जाएगा, कितना आ गया? 60। तो 3 से कटेगा 20 बार, यानी कि टी बराबर आ गया 20, और यही तो चाहिए हमें। हो गया सवाल। ये क्वेश्चन एग्जाम में आया, स्क्रीनशॉट ले लो इसका। चले आगे। एक दुकानदार ने 2 शर्ट 500 रुपए प्रति शर्ट की दर से बेची, 500 रुपए प्रति शर्ट की दर से बेची। एक पर उसे 25% का लाभ हुआ, और दूसरे पर उसे 75% का नुकसान हुआ। बताइए शुद्ध लाभ या हानि क्या होगी? शुद्ध लाभ या हानि क्या होगी? बताइए आप लोग। क्या आपने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा प्रॉफिट लॉस में, कि अगर सेलिंग प्राइस बराबर हो, अगर विक्रय मूल्य बराबर होता है एक वस्तु को, तो A% प्रॉफिट पर बेचा जाता है, और दूसरी वस्तु को उतने ही % लॉस पर बेचा जाता है। तो ऐसे केस में ओवरऑल क्या होता है बच्चा? ओवरऑल लॉस होता है।
और कितना होता है ए स्क्वायर बटे 100% का। क्या जब आपने ये चैप्टर पढ़ा होगा तो ये कॉन्सेप्ट पढ़ा आपने? मैंने पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट रिवाइज करा दिया कि जब सेलिंग प्राइस, जब विक्रय मूल्य बराबर हो और एक वस्तु को A% प्रॉफिट और दूसरी वस्तु को उतना ही परसेंट लॉस पर बेचा जाए, तो बच्चे ऐसे केस में ओवरऑल आपका नुकसान होता है। और कितना होता है? ए स्क्वायर बटे 100% का। क्या यहां पर कंडीशन सेटिस्फाइड है? उसने बोला 2 शर्ट 500 रुपए प्रति शर्ट के हिसाब से बेचा, 500 रुपए प्रति शर्ट, यानी कि दोनों का सेलिंग प्राइस बराबर है। अब पहली शर्ट को 25% लाभ पर बेचा, दूसरी पर 25% हानि हो गई। जितना प्रॉफिट उतना ही नुकसान। तो ओवरऑल क्या होना है इस केस में? आप कहेंगे सर ओवरऑल इस केस में नुकसान होना है। और कितना होगा ओवरऑल नुकसान? ओवरऑल नुकसान होगा ए स्क्वायर बटे 100, यानी कि 25 का स्क्वायर बटे 100%। तो यहां से हम कहेंगे 625 और परसेंट हटाया तो 2 जीरो और लगा दो नीचे, ये जाएगा 25, 25 से हम 625, 25 चौकू 100 और 25 एकम 25, 1/16। ओवरऑल नुकसान कितना हो गया बच्चा? 1/16 का ओवरऑल नुकसान। यानी कि अगर कॉस्ट प्राइस 16 रुपए है तो नुकसान कितना हो गया? 1 रुपए का। तो सेलिंग प्राइस कितना हो गया? 15। ओवरऑल ओवरऑल अगर कॉस्ट प्राइस 16 रुपए है तो ओवरऑल 1 रुपए का नुकसान, तो बेचा होगा 15 में। और ओवरऑल दोनों शर्ट को बेचा कितने में है? दोनों शर्ट को, मैं ओवरऑल की बात कर रहा हूं, तो दोनों शर्ट को 1000 रुपए में बेचा है। दोनों शर्ट को 1000 रुपए में बेचा, तो 15 यूनिट की वैल्यू 1000, एक यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी? 1000/15। आपसे क्या पूछा है? ओवरऑल नुकसान क्या है? भाई 16 की चीज 15 में बेची गई, 1 रुपए का नुकसान, तो कितना आएगा? एक यूनिट की ही वैल्यू निकाल रहे हैं हम, तो 5 तिया 15, 200/3 या 66.67 का नुकसान है। नुकसान। तो आप कहेंगे सर ऑप्शन नंबर डी मेरा सही हो जाएगा। प्रॉफिट नहीं होगा बच्चा, नुकसान होगा। क्या होगा? नुकसान। तो भैया समझ में आया? मैं समझाऊं फिर से, ये वाला कॉन्सेप्ट क्लियर है? यहां पर 25% का लाभ, दूसरे पर 25% का नुकसान, तो ओवरऑल नुकसान हो गया 25 का स्क्वायर बटे 100%। परसेंट हटाया बटे 100, 1/16 का नुकसान ओवरऑल दोनों शर्ट को बेचने पर। यानी कि 16 में खरीदा तो 1 रुपए का नुकसान, तो 15 में बेचा होगा दोनों शर्ट को। और दोनों शर्ट को बेचा कितने में है? 1000 रुपए में। तो 15 यूनिट की वैल्यू 1000, नुकसान पूछा है 1 यूनिट का, तो 1 यूनिट का आ गया 66.67। अगर वो परसेंटेज में ही पूछता, ऐसे क्वेश्चन 90% क्वेश्चन केवल परसेंटेज में पूछे जाते हैं जो इस कॉन्सेप्ट पे आते हैं, तो आपका जवाब यहीं पर खत्म हो जाता, 25 का स्क्वायर बटे 100%। लेकिन उसने आगे पूछा, अच्छी बात है, अच्छा सवाल बनाया उसने। चलिए, वह सबसे छोटी वर्ग संख्या कौन सी है जो 8, 12 और 20 से डिविजिबल है? ये क्वेश्चन आपको डिटेल में करना ही नहीं है। एलसीएम एचसीएफ के जितने भी क्वेश्चन हैं हम लोग उन्हें डिविजिबिलिटी रूल से करते हैं, और ये मैंने रामबाण सीरीज में भी पढ़ाया है। कल मैंने जिसका जिक्र किया था कि आप यूट्यूब पर सर्च करना रामबाण सीरीज, 25 ऐसे टॉपिक हैं जो एग्जाम में गर्दा उड़ा देंगे आपके, अगर उन्हें आप करके जाते हो तो वहां पर यह टॉपिक भी हुआ है। कह रहे कि वह छोटी से छोटी वर्ग संख्या, स्क्वायर नंबर होना चाहिए जो 8, 12 और 20 से डिविजिबल है। स्क्वायर नंबर होना चाहिए, किसी संख्या का वर्ग होना चाहिए। तो पहले तो 4 ऑप्शन में से वो हटा ही दो जो वर्ग नहीं है, क्योंकि हमें वर्ग नंबर चाहिए। मैं डिविजिबिलिटी रूल लगाने से पहले भी उन ऑप्शन को हटाने वाला हूं। भाई साहब आप, हाँ जी, ये ब्लैक टी शर्ट यार, क्यों ऐसा क्यों कर रहे हो आप? ये मैं किसी और के लिए पढ़ा रहा हूं? बताओ, आप ही के लिए तो पढ़ा रहा हूं, सामने देखो। तो मैंने आपसे क्या बोला? हमें वर्ग नंबर चाहिए। तो डिविजिबिलिटी रूल लगाने से पहले भी जो संख्या वर्ग नहीं है उनको हटा दो। क्या 5600 किसी का वर्ग बन सकता है? कभी नहीं। क्या 1000 किसी संख्या का वर्ग होता है? ना जी ना। 4000 भी किसी का वर्ग नहीं होता है। 3 ऑप्शन तो ऐसे ही हटा दिए हमने, चौथा सही हो गया। भाई साहब डिविजिबिलिटी रूल लगाने की जरूरत ही नहीं पड़ी। इनकेस अगर जरूरत पड़ती तो आप ऑप्शन देख लेते कि भैया 8 से कटने वाली संख्या कौन सी है,
जो नहीं है उसको हटाओ, फिर 12 से कटने वाली संख्या जो नहीं है उसको हटाओ। 20 की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, 8 और 12 में ही तीन ऑप्शन हट जाएंगे। ओके, चले आगे। चलो, उसने वर्ग संख्या बोली है ना, तो वर्ग संख्या तो एक ही है। आगे बढ़ते हैं, ये सवाल करिए जरा। चैप्टर वाइज करेंगे अभी, पहले 40 प्रैक्टिस सेट कर लेते हैं, फिर उसके बाद हम वन शॉट वीडियोज लेकर आएंगे। ठीक है, 40 प्रैक्टिस सेट के बाद वन शॉट करेंगे फिर। सबसे अंदर वाले ब्रैकेट से शुरू करो, सबसे अंदर वाले ब्रैकेट से। तो आप क्रॉस मल्टीप्लाई करिए सबसे पहले, तो 4×3 = 12, या फिर बेस बराबर है तो ऊपर वाली संख्या को घटा सकते हो। 3 में से 1 गया 2, 2/4, कितना हो गया 1/2। अब इस वाले ब्रैकेट पे आ जाओ, 1/2 इंटू 1/2 कितना हो गया 1/4। अब इस पे आ जाओ, अजला मजला कोष्टक जो भी कहते हैं इसको, 1/3 माइनस 1/4, 4 एकम 4, 3 एकम 3, 4 में से 3 गया 1/12। और आगे आ जाओ, ये बड़ा कोष्टक पे आ जाओ, 5/6 डिवाइडेड बाई 1/12। बच्चे आप जानते हैं कि अगर मैं भाग के साइन को गुणा में चेंज करता हूं तो ये फ्रैक्शन क्या होता है मेरे भाई, पलट जाता है। तो ये हो जाएगा 12/1, तो 6×2 = 12 और 5×2 = 10। अब आ जाओ, ये बचा है फाइनली 4×7 = 28 और 1 29/4 माइनस, और इस पूरे को सॉल्व करके हमने क्या बना दिया 10। तो 10×4 = 40, कितना आएगा 29 माइनस 40/4, कितना आ गया माइनस का 11/4। तो 4×2 = 8, 3/4, और वो भी माइनस का। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। सबसे अंदर वाले ब्रैकेट से शुरू करो, फिर थोड़ा सा बाहर निकलो, फिर थोड़ा सा। तो मैंने यहां से शुरू किया, फिर थोड़ा बाहर निकला ये किया, फिर थोड़ा बाहर निकला ये किया, और फिर बाहर निकल गया ये किया। सबसे अंदर वाले से 1/1 करते चले जाओ। पूरा क्वेश्चन एक साथ लिखने की जरूरत नहीं है, इस तरह का बनता है। तो सुबह की सैर के दौरान अतुल 8 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 45 मिनट तक चलता है और एक पार्क के 15 चक्कर लगाता है। शेखर उसी पार्क के 10 चक्कर 40 मिनट में लगाता है। तो किलोमीटर प्रति घंटा में शेखर की चाल कितनी होगी? 7.2, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही जवाब 7.2। आगे बढ़े, सिंपल था ये तो। 6, बिल्कुल सही जवाब 6, बिल्कुल सही जवाब। वेरी सिंपल क्वेश्चन था ये तो। अच्छा 7.6, 7.6 तो है भी नहीं ऑप्शन में, क्या गलत सलत करवा रहे हो मुझ पे? भाई तुमसे अलग थोड़ी जा सकता हूं मैं। तुमने कहा 7.2, ओके, तुमने कहा 6, ओके, तुम्हारी बात काटूंगा तो तुम्हारी बात काटने के एवज में कल को चालान कटवा लूंगा अपना मैं। चालान थोड़ी कटवाना है तुमसे यार, चालान से तो हर कोई बचना चाहता है। क्या कर सकते हैं, नया सा लग रहा है ना सवाल थोड़ा सा। अतुल की स्पीड दे दी 8 किलोमीटर पर आवर। सवाल ने बोला कि 45 मिनट तक चलता है और 15 चक्कर लगाता है। क्या मैं कहूं कि भैया जो अतुल है वो 15 चक्कर, 15 राउंड लगाता है 45 मिनट में, तो एक राउंड कितने मिनट में लगाएगा? पूरा एक राउंड। आप कहेंगे सर 15×3 = 45, 3 मिनट में। जो अतुल भैया हैं वो पूरा एक राउंड 3 मिनट में लगाते हैं। कितना? 3 मिनट में। अब दूसरे भैया पे आ जाओ, दूसरे कौन है? शेखर। जो शेखर भाई साहब हैं वो 10 चक्कर 40 मिनट में लगाते हैं उसी पार्क का, तो 10 राउंड लगाते हैं 40 मिनट में। तो एक राउंड कितने मिनट में लगाएंगे? एक राउंड। आप कहेंगे सर शेखर भाई साहब एक राउंड 4 मिनट में लगाएंगे। अब आप मुझे बताइए, क्या अतुल और शेखर दोनों की दूरी बराबर है एक राउंड की? क्योंकि पार्क तो सेम है भाई, पार्क तो सेम है। और अगर पार्क सेम है, शेखर ने भी उसी पार्क के चक्कर लगाए,
तो जितना एक राउंड में अतुल चला उतना ही एक राउंड में शेखर चला होगा। तो अगर दूरी बराबर होती है तो क्या केस होता है बताइए, आप बताइए मुझे। ये भाई साहब, हाँ जी, ये कैप वाले भैया आप, अगर दूरी बराबर है शेखर और अतुल की एक राउंड की, तो क्या जो रेशियो समय का होगा उल्टा रेशियो चाल का हो जाएगा। तो यहां पर अगर मैं अतुल और शेखर की समय की बात करता हूं, अतुल का समय एक चक्कर का 3, शेखर का 4, तो ये तो समय की बात हो गई टाइम का। तो स्पीड का क्या हो जाएगा, जस्ट उल्टा, अतुल की स्पीड 4 तो शेखर की 3, और अतुल की स्पीड हमें 8 किलोमीटर पर आवर दी हुई है, तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, 4 दूनी 8। तो भाई शेखर की स्पीड कितनी हो जाएगी, 3 दूनी 6। शेखर की स्पीड कितनी हो गई, 6 किलोमीटर। कितना सिंपल था। चले आगे, आगे बढ़ो। कह रहा है ए और बी मिलकर एक टंकी को 15 दिन में पूरा भर सकते हैं, जबकि बी और सी मिलकर इसे 20 दिन में पूरा भर सकते हैं, और ए बी सी मिलकर इसे 10 दिन में भर सकते हैं। तो ए और सी मिलकर मूल टंकी का 33 सही 1/3 कहो या 1/3 कहो, कितने दिन में भर सकते हैं बताइए जरा क्या होगा। तो ए और बी, यार अब तुम कैसी कैसी समस्या लेके आ रहे हो, सर गैस नहीं मिल रही। भाई मैं क्या करूं, गैस नहीं मिल रही तो इतना कर सकता हूं, 1 किलो मूली तुम्हारे घर भिजवा सकता हूं। क्या करूं मैं, गैस नहीं मिल रही तो बताओ क्या चाहते हो तुम, क्लास के बाद एक भरा सिलेंडर कंधे पे रख के तुम्हारे गांव गांव घूमूं मैं, या साइकिल पे दोनों तरफ सिलेंडर लगा के ब्लैक में बेचूं। ये काम भी मुझसे करवाना चाह रहे हो तुम यार। पढ़ लो यार, चूल्हा है, चूल्हे से पढ़ो, खाओ पियो। अब मैं पढ़ाई की बात से सीधा सिलेंडर पे आ गए। लाल पीली इमोजी और भेज रहे हो गुरु। ए बी किस काम को 15 दिन में कर सकते हैं, बी और सी, बी और सी सी काम को 20 दिन में कर सकते हैं, और ए बी सी मिलकर 10 दिन में कर सकते हैं। ए बी सी मिलकर, ए बी सी मिलकर 10 दिन में कर सकते हैं। ओके, टोटल वर्क कितना हो गया, 60। 15 चौकू 60, 20 तिया 60, 10 छिक्कू 60। वेरी गुड, खूब गैस बनाना घर बैठे बैठे। अब आपसे पूछा है ए और सी मिलकर, तो हमें ए की क्षमता चाहिए और सी की चाहिए। ओके, अगर मैं ए और बी की क्षमता को यहां पे रख दूं, तो ए और बी की कितनी है क्षमता, 4, तो सी की कितनी हो जाएगी, सी की क्षमता हो जाएगी 6 माइनस ए और बी की हटा दो यहां से 2। अब सी की आ गई 2। अब हमें चाहिए ए की क्षमता और चाहिए हमें, बचा ए की क्षमता और चाहिए। तो यहां अगर मैं सी की क्षमता को 2 रख दूं, तो बी की कितनी बचेगी, 1। भाई टोटल 3 है, और बी की अगर 1 है तो इन दोनों की मिलाकर कितनी है, 4। तो ए की कितनी बचेगी, 3। मुझे ए और सी की क्षमता चाहिए थी, तो भैया ए की मिल गई 3, सी की मिल गई 2, तो ए प्लस सी उस काम का 1/3, यानी कि 60 का 1/3 काम बताओ पहले, तो कितना आ गया, 20। और इसको ए और सी से कराना है, तो ए और सी की क्षमता क्या हो गई, 2 + 3 5, 5 से डिवाइड कर दो 4 दिन में। क्या जवाब हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। 20 मीटर भुजा वाला एक वर्गाकार लॉन है, जिसके चारों ओर बाहर की तरफ समान चौड़ाई का एक रास्ता बना हुआ है। यदि उस रास्ते का क्षेत्रफल 500 वर्ग मीटर है, तो उस चौड़ाई क्या है। रास्ते के क्षेत्रफल का क्वेश्चन है बच्चा ये। रास्ते का क्षेत्रफल मैं बताता हूं, ये वर्गाकार लॉन है, और इसके बाहर की तरफ रास्ता बना हुआ है बच्चा, इसके बाहर की तरफ, और बराबर चौड़ाई का रास्ता है, ये बाहर की तरफ रास्ता है, और इसका एरिया हमें दे दिया, रास्ते का क्षेत्रफल हमें दे दिया 500 स्क्वायर मीटर। मान लो मैं रास्ते की चौड़ाई को x मान लू, रास्ते की चौड़ाई को x मान लू, और जो वर्ग है उसकी भुजा को मान लो a, वर्ग की भुजा को मान लिया a। अब सवाल ने बोला है वर्ग की भुजा तो 20 मीटर है, आपको क्या रास्ते की चौड़ाई का फॉर्मूला पता है,
वर्ग के केस में अगर बाहर की तरफ रास्ता हो तो रास्ते की चौड़ाई होती है 4x और a प्लस एक्स। अगर रास्ता बाहर की तरफ हो तो क्षेत्रफल होता है 4x a प्लस एक्स, और अगर रास्ता अंदर की तरफ हो तो क्षेत्रफल होता है 4x a माइनस एक्स, अगर रास्ता अंदर की तरफ हो। ठीक है बच्चे, तो यहां पे हम रखेंगे 4x की वैल्यू तो हमें निकालनी है रास्ते की चौड़ाई, a कितना है 20 प्लस एक्स, और बराबर क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है 500। भाई साहब x की वैल्यू पूछी है, ऑप्शन से रखो और चेक करो, आपको ज्यादा धुरंधर बनने की जरूरत नहीं है। यहां पर यहां x की वैल्यू सवाल ने पूछी, x बोले तो रास्ते की चौड़ाई, ऑप्शन से रखो और जो 500 के बराबर बन जाए वही आपका जवाब होगा। अगर मैं 3 रखता हूं तो 4 तिया 12 हो जाएगा, और वो किसी भी संख्या में मल्टीप्लाई होके 500 तो नहीं देगा हमें, क्योंकि 12 का मल्टीपल 500 होता ही नहीं है। तो ऑप्शन ए मत चेक करो, ऑप्शन बी चेक करो जरा। x की वैल्यू को 5 रखो तो 5 चौको 20, और 20 प्लस 5 25, और 25 दूनी 50, कितना मिल गया 500, क्या बराबर मिल गया? हाँ जी सर, तो x बराबर 5 हमारा बिल्कुल ठीक हो गया। ऐसे क्वेश्चन में जब भी आओ रास्ते की चौड़ाई वाले में, तो ऐसे समीकरण पे आके जरूर फंस सकते हो आप, सीधा ऑप्शन ट्राई करो, मैं कह रहा हूं इससे बेस्ट तरीका है ही नहीं कोई। आगे चलो। एक मोटरसाइकिल चालक पहले 1 घंटे में 90 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, अगले 2 घंटे में 120 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से अपनी मोटरसाइकिल चलाता है, औसत चाल बताइए क्या होगा। एवरेज स्पीड क्या होता है? कुल दूरी बटे कुल समय। क्या होता है बच्चा? कुल दूरी बटे कुल समय, कुल दूरी बटे कुल समय। तो अगर मैं बात करता हूं एवरेज स्पीड की, तो टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। अब मैं क्या करूंगा? कुल दूरी निकालूंगा, कुल दूरी, कुल दूरी, दूरी क्या होती है? दूरी बराबर चाल गुणा समय, DST। तो चाल गुणा समय, पहले 1 घंटा समय हो गया, चाल कितनी है 90 किलोमीटर पर आवर, तो 1 गुणा 90 प्लस, आगे कहता है अगले 2 घंटे 120 किलोमीटर पर आवर, तो अगले 2 घंटे की दूरी कितनी हो गई? 2 गुणा 120 बटे कुल समय, कुल समय यानी कि 1 घंटा ये और 2 घंटा ये, 2 और 1 3 घंटे, तो 90 प्लस 240 बटा 3, ये आ जाएगा 330 बटे 3, ये आ गया भैया 110। एवरेज स्पीड क्या हो गई बच्चा? 110 किलोमीटर पर आवर, बिल्कुल सही है। दो नल पी और क्यू अकेले एक टंकी को 10 घंटे और 12 घंटे में भर सकते हैं। यदि दोनों नल सुबह 9 बजे खोले गए और ठीक 3 बजे टंकी पूरी तरीके से भर गई, तो बताइए पी को किस समय बंद किया जाना है। सबसे पहले क्या करो, जो इनका अलग अलग समय दिया हुआ है एलसीएम लेकर टोटल वर्क और एफिशिएंसी निकालो, बाद की बात फिर करेंगे। तो ये P है, ये Q है। भाई साहब P उसे 10 घंटे में भर सकता है और Q 12 घंटे में। एलसीएम कितना आ गया? 60, 10 छिक्के 60, 12 पंजू 60। आपके पास टोटल वर्क आ गया, आपके पास एफिशिएंसी आ गई। अब आप मुझे बताओ, अगर टंकी सुबह 9 बजे खोली गई और टंकी दोपहर 3 बजे भर दी गई, तो कितने घंटे लगे टंकी को भरने में? 6 घंटे। वो कौन सा नल है जिसको सुबह 9 बजे से और टंकी के भरने तक बंद नहीं किया गया है? बता सकते हो? वो कौन सा नल है जो बंद नहीं किया गया? बच्चे आप देखेंगे कि टंकी 3 बजे भरने तक, बताओ पी को किस समय बंद किया गया? यानी कि कहीं रास्ते में पी को बंद किया गया। इसका मतलब है जो नल क्यू होगा वो चलता रहा होगा पूरे 6 घंटे, पूरे 6 घंटे। तो नल क्यू का 6 घंटे का काम बता दो मुझे कितना होगा? 6 घंटे का, उसकी क्षमता है 5 और 6 घंटे में भर दिया उसने 30, तो जो बचा हुआ होगा वो तो पी ने भरा होगा। तो 60 माइनस 30, यानी कि जो बचा हुआ काम है वो किसने किया होगा? पी ने। और पी ने कितने समय में कर दिया होगा? पी की क्षमता से गुणा कर दो, डिवाइड कर दो 5 घंटे में।
समझे भाई आप? सुबह 9 बजे से दोपहर 3 बजे तक नल क्यू चलता रहा होगा 6 घंटे। तो 6 घंटे में उसने अकेले ने कितना पानी भर दिया? 30 लीटर। तो 60 में से 30 हटाया, बचा हुआ 30 लीटर पीने भरा होगा। और कितने घंटे में? उसकी क्षमता से डिवाइड कर दिया, 5 घंटे में। अब कितने बजे उसको बंद किया गया है? तो सुबह 9 बजे में 5 घंटे जोड़ दो ये। आप कहेंगे सर दोपहर के 2 बजे को बंद कर दिया गया होगा। एक बर्तन में 7:9 के अनुपात में एसिड और पानी, अम्ल और पानी 80 लीटर का मिश्रण है। यदि बर्तन में 8 लीटर अम्ल मिला दिया जाए तो बताइए अम्ल और पानी का नया रेशियो क्या होगा? सिंपल है ये तो, कि भैया 80 लीटर का मिश्रण है, कितना बचा? 80 लीटर का, और इसमें एसिड और वाटर का रेशियो कितना है? 7:9। तो हम कहेंगे 9 और 7 16 की वैल्यू 80 लीटर। एक यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी? 16 पंजू 80, 5 लीटर। तो 7 यूनिट की वैल्यू 7 पंजू 35, और 9 यूनिट की वैल्यू 9 पंजू 45। यानी कि उसमें एसिड 35 लीटर है और 45 लीटर पानी है। सवाल कहता है अगर मैं 8 लीटर अम्ल मिला दूं तो 8 लीटर अम्ल मिलाने पे ये 43 हो जाएगा और ये 45 ही रहेगा। तो भैया आपका जवाब है 43 45। क्या जवाब है? 43 45। ऑप्शन नंबर बी मेरा सही है। चले आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18। एक बेलनाकार टैंक का आधार का व्यास 28 सेंटीमीटर, ऊंचाई 42 सेंटीमीटर, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। बेलन के सारे, कल हमने शंकु के फॉर्मूले किए थे ना, आज मैं बेलन के फॉर्मूले लिखवाता हूं आपको सारे। ये होता है बेलन, इसका जो आधार होता है वो वृत्ताकार यानी कि सर्कुलर होता है, रेडियस होती है ऊपर नीचे बराबर, एक इसकी हाइट होती है ऊंचाई। अगर मैं इसके आयतन की बात करूं तो बच्चे ये होता है पाई आर स्क्वायर एच। अगर मैं इसके वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल यानी कि कर्व्ड सरफेस एरिया की बात करूं तो ये होता है आपका 2 पाई आर एच। और अगर मैं इसके कुल पृष्ठ क्षेत्रफल या टोटल सरफेस एरिया की बात करूं तो ये होता है 2 पाई आर और ब्रैकेट में एच प्लस आर। ये तीन फॉर्मूले इसमें बड़े मेन होते हैं। अब आपसे उसने आधार का व्यास यानी कि डायामीटर, और व्यास क्या होता है बच्चा? व्यास होता है रेडियस यानी कि त्रिज्या का डबल, और वो कितना दिया हुआ है? 28। तो त्रिज्या यहां से कितनी आ जाएगी? 14। हाइट कितनी दे रखी है हमें? 42। वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल यानी कि सी एस से आपसे पूछा है, और ये क्या होता है मेरे भाई? 2 पाई, पाई की वैल्यू 22/7, आर कितना है? 14, एच कितना है? 42। लगा दीजिए, 7 दूनी 14, 22 दूनी 44 दूनी 88 गुणा 42। यूनिट डिजिट से जा सकते हैं, 8 दूनी 16। अच्छा करना पड़ेगा, 88 दूनी कितना होता है? 176, हासिल के 17, 4 अट्ठू 32, 3 4 अट्ठे 32 और 3 35, 352 और 17 कितना होता है? 369। तो 3696 आपका जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी मेरा करेक्ट है। आप इसे शॉर्ट में भी कर सकते हो। मेंसुरेशन का ऐसा कोई सवाल जिसके फॉर्मूले में पाई यूज हो रहा हो, पाई फॉर्मूले में अगर पाई यूज है तो ऑप्शन एक बार चेक करके देख लो कि वो ऑप्शन 11 से कटना चाहिए। ऐसा मोस्टली केसेस में होता है, 100% केस में नहीं होता। कई बार क्या होता है 11 ऊपर नीचे से कट गया, घुमा दिया सवाल, लेकिन ऐसा होगा नहीं। तो 11 का मल्टीपल चेक कर लो, 11 की डिविजिबिलिटी आपको पता है, अल्टरनेट का सम 8 3 11, 11 में से 6 गया, 11 से नहीं कटेगा क्योंकि 11 से कटने के लिए डिफरेंस या तो 0 होना चाहिए या 11 होना चाहिए। 9 और 3 12, 12 में से 6 गया नहीं, 8 3 11, 11 में से 12 गया -1 नहीं। एक ही ऑप्शन बचा जो 11 का मल्टीपल है। ओके आगे बढ़ो। चलिए 19वां ग्राफ देखेंगे, जरा पढ़ लीजिए पहले इसको। दिया गया चार्ट 2021 में विभिन्न प्रकार की कार के उत्पादन को दर्शाता है। दिए गए चार्ट का अध्ययन करो और प्रश्न के उत्तर दो। ये कार का उत्पादन है और ये अलग अलग परसेंटेज दिया हुआ है। टोटल परसेंटेज 100% होना चाहिए। आप कहेंगे 40 10 50 20 70 10 80 और 20 100, 100% को उसने डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है बच्चे। तो यहां पर हमारे पास सवाल एक बड़ा प्यारा सा छोटा सा आसान सा सवाल है।
कि यदि 2021 में कुल उत्पादन कितना होगा, 2 करोड़, तो 2021 में डी किस्म की कार का उत्पादन निरूपित करने वाले क्षेत्र का केंद्रीय कोण, अरे डी में कितना हुआ है, येलो कलर का 20%, डी में कितना है 20%, 20% का केंद्रीय कोण पूछा है डिग्री में, तो यहां 2 करोड़ की जरूरत ही नहीं है हमें, 20% को डिग्री में बदल दो सीधा, उसने केंद्रीय कोण पूछा है ना, और किसी भी परसेंटेज को डिग्री में बदलते हैं तो 20% को हटाया बटे 100 और मल्टीप्लाई बाई टोटल डिग्री कितनी होती है 360, भाई टोटल डिग्री कितनी होती है 360, तो आएगा 72 डिग्री, तो डी का कोण कितना हो गया 72 डिग्री। चलिए लास्ट क्वेश्चन करेंगे। कह रहे कि एक दुकानदार 20 किलो बासमती चावल 50 रुपए पर केजी और 30 किलो सोना मसूरी चावल 35 रुपए पर केजी की दर से खरीदता है, दोनों प्रकार के चावल को मिलाता है और मिश्रण को 42 रुपए पर केजी के हिसाब से बेचता है, प्रॉफिट या लॉस बताइए। बड़ा सिंपल है भाई, 20 किलो चावल अगर उसने 50 के रेट से खरीदे तो टोटल खर्चा हो गया 1000 रुपया, 30 किलो चावल अगर उसने 35 के रेट से खरीदे तो टोटल खर्चा हो गया 1050, तो टोटल कॉस्ट प्राइस कितने किलो का, 30 और 20 50 किलो का, 50 किलो का क्रय मूल्य कितना हो गया 2050, टोटल क्रय मूल्य कितना हो गया, दोनों को जोड़ देंगे 2050 कॉस्ट प्राइस है। कह रहा है 50 कहां से आया, 20 और 30 50 किलो चावल है, कह रहा दोनों को मिलाकर 42 के रेट से बेचा है। बच्चे जब बेचने जाएगा तो 50 किलो चावल ही बेचेगा, और कितने में बेचेगा 50 गुणा 42 2100 रुपए में। जो चीज 2050 में खरीदी 2100 में बेच दी, तो लाभ कितना हो गया, प्रॉफिट हो गया 50 रुपए का, केवल और केवल 50 रुपए का लाभ हुआ है, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही है। ठीक है बच्चे, आगे बढ़ूं क्या मैं, चलो ये हमारा आज का होमवर्क है, और कमेंट बॉक्स में आप लोगों को सभी को मैं चाहता हूं इसका जवाब दें, और उम्मीद करता हूं आज का प्रैक्टिस सेट अच्छा लगा होगा। कल फिर एक और ऐसे ही अच्छे प्रैक्टिस सेट के साथ मिलेंगे। थैंक यू, हैव अ गुड डे, जय हिंद।